हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल शिक्षा। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 कंटेम्परेरी साउथ एशिया यानी कि समकालीन दक्षिण एशिया, जिसका आज सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल, यानी कि नेपाल में राज्यतंत्र और लोकतंत्र। हम बच्चों, आपको पता है कि मैं नोट्स बनाता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में से ही बनाता हूँ, तो ब्रीफली आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको पता है कि आपका टर्म 2 में आपको लिखना, जो रिटर्न में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 4 मार्क्स से 6 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और आपको इसमें क्या बोलते हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना ना भूले। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम मैप को डिस्कस करते हैं नेपाल के। नेपाल यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, वर्ल्ड में एक छोटी सी कंट्री आपको यहाँ दिख रही होगी। तो बेसिकली इस पे क्वेश्चन ही आता है, क्योंकि बिकॉज ये नेपाल किस में आता है, सार्क में आता है। तो सार्क में ऐसी कौन सी कंट्री है जो क्या है, लैंडलॉक्ड है पूरी, यानी कि चारों तरफ से क्या है, घिरी हुई है। तो उसमें कौन है, नेपाल है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, मैप में आता है ये। बाकी हम सार्क को पूरा डिस्कस कर ही रहे हैं, जिसमें से हमने क्या बोलते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। इसमें ये नेपाल का डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है, क्या बोलते हैं, उसका मैप है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज में जो ये बागमती यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर क्या है, इसकी कैपिटल है, उसका नाम क्या है, काठमांडू है। अब इंट्रोडक्शंस हम डिस्कस करते हैं। नेपाल वो जो हिंदू किंगडम इन द पास्ट एंड देन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द मॉडर्न मिड पीरियड फॉर मैनी ईयर्स। यहाँ पे जो बच्चों, यहाँ पे हिंदी में भी क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो आप इसको एज इट इज़ क्या कर सकते हैं, इसको स्टॉप करके और आप क्या कर सकते हैं, एंड ब्रीफली नोट्स बना सकते हैं। बिकॉज अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन 4 और 6 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन लिखने ही पड़ेंगे। और ये एनसीईआरटी के ही नोट्स है, मैं और कहीं से नोट्स नहीं बनाता। ठीक है। तो नेपाल जो था लगभग 250 साल तक का था, क्या था, यहाँ पर एक मोनार्क सिस्टम पूरा क्या है, नेपाल में चलता है। ठीक है। और नेपाल हैड 5 कॉन्स्टिट्यूशंस 1948, 1951, 1951, 1962 और 1990, यानी कि लगभग 5 बार वहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, दे वर ग्रांटेड बाय द किंग ऑफ नेपाल, यानी कि नेपाल को जो राजा था उसके द्वारा ही बना था, या फिर उसके अनुसार ही वो क्या था, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बने थे ये 5 बार। ठीक है। Throughout this period, political parties and the common people of the Nepal wanted a more open and responsibly system of government। यानी कि देखो, इस पूरे टाइम के अंदर लगभग ये जो पूरा टाइम 250 साल तक भी, ठीक है, और लगभग जब जैसे भारत के आज़ाद होने के बाद भी क्या है कि इसमें कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ की, यानी कि वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी और वहाँ के जो कॉमन पीपल है ना, वो किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड वांटेड अ मोर ओपन रेस्पॉन्सिव सिस्टम गवर्नमेंट, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्सिव हो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जिसकी कुछ अकाउंटेबिलिटी बनती हो। ठीक है। तो ऐसी वो सरकार क्या है, चाहते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी एज इट इज़ लिखा हुआ है। और फोर्थ है, द 1990 द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस अ मल्टी पार्टी कंपटीशन थ्रू आउट द किंग कंटिन्यू टू द होल्ड पावर इन द मैनी रिस्पेक्ट्स। बट क्या होता है, 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन तो बनता है ये वाला, बट इसमें भी क्या होती हैं, क्या बोलते हैं, पावर्स किसके हाथ में होती है, किंग के हाथ में ही होती है। बट फिर यहाँ पे नीचे लिखा है ना, बट द किंग ऑफ द नेपाल, किंग विद द हेल्प ऑफ द आर्मी रिटेन्ड फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड रेस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल 2002। यानी कि 2002 में क्या करते हैं, देखो 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, 2002 में क्या करते हैं, वहाँ के राजा सारी पावर्स क्या कर लेते हैं, अपने हाथ में कर लेते हैं। किसकी मदद से, आर्मी की मदद से। और फिर वो क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। यहाँ पे बच्चों हिंदी में भी लिख के आप देख सकते हैं और मुझे सुन भी सकते हैं। अब देखिए, नेपाल के अंदर अगर आपको अगर सच में ही वहाँ पे पढ़ना है पॉलिटिकल सिस्टम, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ये समझना ही पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में बेसिकली क्या है कि इनके बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है, ये संघर्ष होता है, लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि लगभग 250 साल तक क्या वहाँ पे शाह डायनेस्टी होगी। शाह लिखा है ना यहाँ पे, शाह, ये वाला शाह डायनेस्टी होगी, जिसमें लास्ट वाले जो आपको ये वाले दिख रहे हैं ना, ये है ज्ञानेंद्र शाह। ठीक है, जो इसके राष्ट्र रूलर होते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, ट्राइंगल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होगा वो किन के बीच में होगा, ये जो किंग है, राजा है, इनके बीच में। जो डेमोक्रेट्स है, डेमोक्रेट्स कौन सी है, जो अभी जो क्या नाम है, जो वहाँ के पीएम है अभी, ओली शर्मा जो हैं, वो क्या है, डेमोक्रेट्स। यानी कि जो माओइस्ट, जो क्या बोलते हैं, लेनिनिस्ट और जो मार्क्सिस्ट की आइडियोलॉजीज पे चलने वाली जो पार्टीज है, वो डेमोक्रेट्स है, जो कि क्या चाहते हैं, जो मतलब डेमोक्रेट्स वो होंगे जो किसी भी तरह का ना कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी रेडिकल चीज़ें नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। ये काम कौन करेगा, ये काम करेंगे ये। देखिए, ये भी वहाँ पर है, लेकिन ये किस चीज़ से मतलब इंस्पायर है, ये जो माओइस्ट है ना,
माओइस्ट एक पर्सन होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे उनसे क्या इंस्पायर है। तो इन तीनों के बीच में क्या होता है, नेपाल के अंदर हमेशा क्या चलता रहता है, डिस्प्यूट चलता रहता है। अब देखिए अगर माओइस्ट की जो हमने यहाँ पे माओइस्ट पढ़ा है ना, आपने ना इसमें आप माओइस्ट तो पढ़ोगे, आप क्या बोलते हैं एनसीईआरटी की बुक में, बट अच्छे से एक्सप्लेन उसमें नहीं किया, बिकॉज आपका सिलेबस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर माओ को अगर समझना है, यानी कि भाई नेपाल में माओ क्या कर रहा है, नेपाल में माओ क्या कर रहा है, माओ कौन होता है, माओ कौन होता है, आपको याद होगा जब चाइना के अंदर 1949 में क्या होती है, रिवोल्यूशन होती है, चाइना रिवोल्यूशन, तो वो किसके अंडर में होती है, इसी पर्सन के अंडर में होती है, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, माओ जेडोंग। अब इसका नाम माओ जेडोंग भी होता है और माओ टसे टुंग भी होता है, ये हिंदी में होता है, ठीक है। ये क्या देते हैं, एक पाम थ्योरी दे देते हैं, क्या दे देते हैं, पाम थ्योरी, क्या देते हैं, पाम, पाम का मतलब होता है हथेली, हथेली क्या बोलते हैं। देखिए हमें पता है कि 1950 में क्या करेंगे कि चाइना तिब्बत को पूरा टेक ओवर कर लेगा, ये हमें पता है। तो पाम थ्योरी क्या देंगे, वो देंगे कि तिब्बत की ये जो है, ये तो उसकी हथेली है, यानी कि चाइना की तिब्बत तो हथेली है, और जो तिब्बत ये जो हथेली है, और तिब्बत की हथेली की उंगलियां कौन सी है, पहली है लद्दाख, दूसरी है नेपाल, तीसरी है सिक्किम, चौथी है भूटान, और पांचवी कौन सी उंगली हो गई, अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे ना एक तरह से ना चाइना वाले जो है ना, ये माओ जेडंग एक्चुअली क्या होती है, इनकी फॉरेन पॉलिसी, और ये पहले से क्या दे के जाते, मतलब एक फॉरेन पॉलिसी दे के जाते हैं, ठीक है। इनकी कोशिश होती है कि ये चारों चीज़ें क्या रहे, हमेशा चाइना के अंडर में रहे और इंडिपेंडेंट रहे। हालांकि ये बोलते हैं कि हमने तिब्बत को अंडर में रखा है, तो हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, हम उसको ना स्वतंत्रता देते हैं। ये पहले ही ऐसे पागल इंसान हैं, मतलब चाइना वाले, जो ये बोलते हैं कि हमने क्या बोलते हैं, मतलब जिन्होंने दलाई लामा को टेररिस्ट वो कर रखा है डिक्लेयर, सबसे बड़े पागल है ये, ठीक है। तो पाम थ्योरी मेरे को आपको समझ में आ गई होगी कि पाम थ्योरी जो किसने दी है, माओ जेडोंग ने दी है, और इन्हीं की आइडियोलॉजी से, यानी कि इन्हीं की विचारधारा से जो नेपाल के अंदर कुछ लोग हैं, कुछ लोग कौन, ये जो सरकार बना के भी बैठे थे एक बार, ये लोग हैं जो कि क्या करते हैं, मारकाट करते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि नेपाल के अंदर माओइस्ट कौन है, इनकी विचारधारा के लोग हैं, ठीक है। अब देखो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने इस चीज़ के लिए लगभग 2 घंटे लगाए हैं आपको स्टडी के लिए, कि ये जो माओइस्ट है ना, एक्चुअल में अगर आपको समझना है तो आपको ये ब्रीफली नोट डाउन करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो माओइस्ट देखो क्या, इट वॉज द फाउंडेड इन 19, ये आपको ना एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा और आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट वॉज फाउंडेड इन 1994, ठीक है। 1994 में क्या होती है, एक पार्टी होती है, कौन सी वाली, माओइस्ट वाली, जिसका नाम क्या होता है, सीपीएन माओइस्ट सेंटर होता है, ठीक है। और किससे अलग होती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिटी सेंटर से अलग होती है। ये देखिए पीपल्स फोर्स होता है, कहाँ पर होता है, पीपल वॉर्स होता है कहाँ पर, नेपाल के अंदर, और कब होता है 1996 में, और इसको अनाउंस कौन करते हैं, माओइस्ट ही करते हैं। अब ये क्या करते हैं पीपल्स वॉर के अंदर, पीपल वॉर्स के अंदर ये चाहते हैं कि नया हम लोकतंत्र इस्टेब्लिश करेंगे इन नेपाल, कॉन्स्टिट्यूट्स एट्स हिस्टोरिकल रिवोल्ट कर देंगे, किसके अगेंस्ट में, फ्यूडलिज्म, यहाँ पे लिखा है ये फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म क्या है, ये मैंने बच्चों इसकी हिंदी नहीं बनाई क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। फ्यूडलिज्म क्या होता है, सामंतवाद होते हैं, जो कौन होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं, ठीक है। इंपरलिज्म मतलब साम्राज्यवाद, ठीक है, जो राजाओं की, यानी कि हम राजा की सत्ता को हार्ड फेंकेंगे और फिर अपने आप को क्या कहलाएंगे, रिफॉर्मिस्ट, सुधार करने वाले कहेंगे। लेकिन इनका तरीका क्या होता है, इनका तरीका होता है मारकाट वाला। जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें इस वाले में कि ड्यूरिंग द किंग, जब राजा का शासन था तो क्या हुआ था, 2002 और 2006 के टाइम पे, जो 2003 में माओइस्ट जो होते हैं, वो माओइस्ट होते हैं, किल्ड द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द आर्म्ड पुलिस फोर्स, यानी कि आर्म्ड पुलिस के जो जनरल होते हैं, ठीक है, कृष्णा मोहन और श्रेष्ठा, और उसकी वाइफ और उसकी बॉडीगार्ड को ये क्या करते हैं, माओइस्ट मार देते हैं। तो इनका तरीका देखो बच्चों, मतलब राजा को हटाने का, एक लोग तो ये है जो मार काट करके राजा को हटाना चाहते हैं, और एक लोग वो है जो कौन है, डेमोक्रेट होके, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, पार्टी के थ्रू या फिर इलेक्शंस के थ्रू उसको हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भारत के लिए भी बहुत खतरनाक चीज़ है, ये ध्यान रखना। चलिए ये फिर 2008 के, अच्छा देखिए 2006 में हमें पता है कि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे मोनार्क सिस्टम लगभग खत्म हो जाता है। तो 2008 में इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन जब होते हैं ना, तो ये वाली पार्टी माओ जेडंग वाली जो माओइस्ट वाली जो पार्टी होती है, ये क्या करती है, ये एक बनाती है, लार्जेस्ट पार्टी होती है, और बिकम ये डहाल इनके क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं,
ठीक है। और द पार्टी हैज़ लेट, ये 3 बार सरकार बना चुकी है, 2008 से लेके 2009, 2016 से 2017 और 2013 से लेके 2015 तक क्या कर चुकी है पार्टी, ये बना चुकी है। आप इसके थ्रू भी आप इसको समझ सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली पार्टी है ना, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूएमएल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट, जो केपी शर्मा ओली जो है ना, वो किस पार्टी से, इस पार्टी से हैं। उनकी आइडियोलॉजी क्या है, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, ठीक है, पीपल्स मल्टी डेमोक्रेसी, ठीक है, ये ठीक है, चलो ये चल जाएगा। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बुरी नहीं है, लेनिनिज्म आइडियोलॉजी मतलब हम कहते हैं कि इक्वलिटी की बात करती है, लेकिन जो यहाँ पे ये है, इनकी बात कर रहे हैं माओइस्ट वाले, ये क्या करते हैं, ये तो क्या करते हैं, ये पूरा आप इसका निशान भी इसको दे सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, एकदम रेडिकल हो जाते हैं, उपद्रव हो जाते हैं, यानी कि लड़ाई करके ही क्या करना चाहते हैं, राजा को हटाना चाहते हैं। लेकिन हमें सबसे बड़ा खतरा क्या है बच्चों, सबसे बड़ा खतरा यही है कि ये क्या है, इंडिया के लिए भी गलत चीज़ है, क्योंकि चाइना हमारा दुश्मन है और ये लोग भी हमारे दुश्मन ही है, ठीक है। मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल, अब ये हमारे आपका जो बुक में है ना, ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है इसके अंदर, जो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनेगा। कितने मार्क्स का बनेगा बच्चों, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये बनता है कि नेपाल के अंदर मोनार्की और डेमोक्रेसी। ये तो आपको समझने के लिए था कि हर बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि माओइस्ट है कौन, एक्चुअल में समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब मोनार्की और डेमोक्रेसी कैसे स्टार्ट होती है, किसमें, नेपाल के अंदर। द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1990, हमें पता है कि 1990 में एक संविधान बनता है, वो ये क्या डिमांड की क्या एक्सेप्ट कर लेता है, राजा जो होता है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, हमें पता है, ठीक है। इन द वेक ऑफ द स्ट्रॉन्ग फॉर डेमोक्रेसी मूवमेंट होता है, इसलिए ही राजा क्या होता है, मान जाता है। लेकिन हमें पता है कि 1990 में भी वो क्या करता है, अपनी पावर्स मतलब तो देता है पावर्स को, लेकिन वो आते आते क्या करता है, 2002 तक आते आते वो क्या करता है, सारी पावर सेंट्रलाइज कर देता है। अब देखिए इसी टाइम पे 1990 के टाइम पे ही कौन आ गए हैं, अमर्ज कौन हो गए, माओइस्ट हो गए। ड्यूरिंग द 90s द माओइस्ट ऑफ द नेपाल वर सक्सेसफुली स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंसेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ नेपाल। और 1990 के टाइम में क्या हो गया था बच्चों, 1990 के टाइम पे माओइस्ट क्या है, नेपाल के अधिकतर हिस्से में क्या हो चुके थे, फैल चुके थे, ठीक है। और देखिए माओइस्ट बिलीव क्या करते, दे बिलीव्ड इन द आर्म्ड इंसरेक्शंस अगेंस्ट द मोनार्क एंड द रूलिंग इलाइट, यानी कि ये विद्रोह करना चाहते हैं, सशस्त्र विद्रोह करना चाहते हैं, किसके अगेंस्ट में, मोनार्क के और इलाइट। इलाइट का मतलब है जो क्या है, क्या बोलते हैं, जो एक तरह से नोबिलिटी पर्सन है, जो कि एक अभिजात मतलब जो अभिजात लोग होते हैं, जो फ्यूडल होते हैं, सामंतवादी होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, ठीक है। अब ये होगा क्या, ये इनके अगेंस्ट है। This led to the violent conflict between the Maoist guerrilla and the armed forces of the king। अभी क्या होगा, एक तरफ तो राजा का शासन चल रहा है, दूसरा 1990 में कौन अमर हो चुके हैं, माओइस्ट हो चुके हैं। अब ये माओइस्ट करेंगे क्या, माओइस्ट क्या करेंगे, राजा की सेना, और राजा के पास अपनी सेना है, राजा की सेना और जो माओइस्ट है उनके बीच में क्या होगा, गोरिल्ला युद्ध होगा। गोरिल्ला हमें पता है, गोरिल्ला क्या होता है, जो छुप छुप के वार करते हैं। और बच्चों इतने खतरनाक होते हैं, ब्रिटिश जब गवर्नमेंट इंडिया में थी तो इनके यहाँ से भी गोरिल्ला जो होते थे, उनको सैनिकों को भारतीय सेना में या मतलब सेना में भर्ती किया जाता था। 4 टाइम्स एंड देयर वाज ए ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से समझ में आ गया, एक तो राजा है जो पावर को यूज कर रहा है, दूसरे लोग कौन है, माओइस्ट है, ठीक है, जो फैल चुके हैं। तीसरे लोग कौन है, डेमोक्रेट्स लोग हैं, यानी कि डेमोक्रेट्स कौन है, जो एक मतलब इलेक्शंस के थ्रू राजा को हटाना चाहते हैं। ये एनसीईआरटी के नोट से हिंदी में लिखे हैं, बस आपको समझना आना बहुत जरूरी है। इसका कंटिन्यू है, द किंग अबॉलिश द पार्लियामेंट एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। देखिए अब 1990 के बाद क्या पार्लियामेंट भी बन जाएगी, लेकिन क्या होगा, राजा क्या करेगा, डिसमिस कर देगा। और 2006 में देयर वर मैसिव कंट्री वाइड प्रोडक्शन, क्या होगा, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट होंगे। और 2006 में क्या होंगे, हमें पता है 2006 के बाद ही क्या होगा, वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित होगा, ठीक है। The struggle for democracy forces achieved their first major victory was to restore House of Representative that had dissolved। ये आपकी बुक में लिखा है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब ये डेमोक्रेसी की पहली जीत कब होती है, तब होती है जब राजा क्या करते हैं, रिस्टोर कर देते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो हाउस के रिप्रेजेंटेटिव जो थे, जो प्रतिनिधि थे, जो चुने गए थे, उनको क्या कर देते हैं, रिस्टोर कर देते हैं। कब, 2002 में ये क्या हुए थे, वो हो जाते हैं, डिजोल्व किए जाते हैं। और करते कब, वो 2006 में करते। द लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट वॉज led by the 7 party alliance। और सारी पार्टियां देखिए, द माओइस्ट एंड द सोशलिस्ट, सारी माओ मिलकर और सोशलिस्ट एक्टिविस्ट और सारी पार्टियां, 7 पार्टी अलायंस बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, 7 पार्टी, इसको शॉर्ट में बोलेंगे SPA। ये सारी मिलकर किसके खिलाफ हो जाएंगी, राजा के खिलाफ। और फिर वहाँ पे 2006 में क्या होगा, लोकतंत्र की स्थापना होगी। नेपाल ट्रांजेक्शन डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। और नेपाल में क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, ऑलरेडी लगभग क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। एंड दे फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और अपनी संविधान सभा भी वो बना चुकी है, हिंदी में लिखा है आपको
अब ये थोड़ा सा और टॉपिक है। देखिए ये सब चीज़ें तो हमें पता है कि वहाँ पे राजा अपनी सेना है, राजा अपना चलाता है, ठीक है, माओइस्ट अलग है, और क्या बोलते हैं वहाँ पे डेमोक्रेट्स लोग भी है, यानी कि जो लोकतंत्र को समर्थन करते हैं। तो नेपाल के अंदर कुछ लोग सेक्शन ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि भाई मोनार्क को ना, राजा को नॉमिनल पावर देना जरूरी है, क्योंकि अब वहाँ पे क्या प्रेसिडेंट है, तो वो बोल रहे नहीं भाई अब कुछ है ना मोनार्क की जो राजा जो है ना उसको कुछ नॉमिनल, देखिए वो पावर नॉमिनल की ही बात कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहा कि दोबारा पावर देनी तो दोबारा वो बन जाएगा। तो वो कह रहा है कि नॉमिनल पावर, जैसे हमारे यहाँ पे मतलब प्रेसिडेंट को दी जाती है ना इंडिया के अंदर नॉमिनल पावर, ऐसे उसको कुछ नॉमिनल पावर दिया जाए। और बाकी माओइस्ट ग्रुप्स एग्रीज टू द सस्पेंड द आर्म्ड स्ट्रगल। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये माओइस्ट क्या कर रहे हैं, वो तो आर्म्ड स्ट्रगल करते हैं, वो स्ट्रगल बातचीत की नहीं करते, वो लड़ाइयाँ करते हैं, ठीक है, हत्याएं करते हैं। तो माओइस्ट क्या कर रही है, मान गई इस बात को, लेकिन वो कह रहे हैं कि दे वांटेड टू कॉन्स्टिट्यूशंस टू इंक्लूड द रेडिकल प्रोग्राम, वो कुछ ऐसे प्रोग्राम जो है सोशल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चरिंग के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम है, लेकिन वो रेडिकल प्रोग्राम है, उनको क्या कराना चाहते हैं माओइस्ट, इंक्लूड कराना चाहते हैं। लेकिन बट ऑल द पार्टीज एसपीए डिड नॉट एग्री, और सारी पार्टी उसको नहीं चाहती कि भाई माओइस्ट सारे प्रोग्राम अपने ही करवा लेगा तो फिर इन पार्टी का बाकियों का क्या होगा, इनको कौन सुनेगा, ठीक है। Then the Maoist and the some other political groups were also deeply suspicious of the Indian government and its or role in the future of the Nepal। देखिए जब जब नेपाल में जब जब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, जब जब नेपाल के अंदर माओइस्ट की गवर्नमेंट बनेगी, जो अभी 3 बार गवर्नमेंट बनी है, तब तक इंडिया के लिए क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। और यही लोग बोलेंगे कि भैया ये जो है ना, ये जो सस्पिशियस वर्ड जो लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि भैया इसकी मतलब संदेह है, क्या है, संदेह है। जब जब नेपाल के अंदर माओइस्ट की सरकार बनेगी तब तक नेपाल और भारत के संबंध, भारत सरकार से संबंध अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि देखो अभी पता है कि मोदी सरकार ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी उसको बोला था नेपाल को, लेकिन माओइस्ट क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जो मेरा चैनल का नाम है वो पॉलिटिकल शिक्षा है। थैंक यू सो मच।